नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। किसी भी मुल्क का सामाजिक ढांचा वहां की राजनीति का चरित्र तय करता है और वहां की राजनीति सामाजिक ढांचे को अपने हिसाब से प्रभावित करने की कोशिश करती है। हमारे संसदीय लोकतंत्र में भी ये समय समय पर दिखता रहता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की स्पेशल सीरीज भारत भाग्य विधाता। इस सीरीज की पिछली किस्त में मैं आपको भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के जन्म से जुड़ी धारणाओं और उसके व्यवहारिक पक्ष से परिचय करा चुकी हूँ। साथ ही आज़ाद भारत में जातीय वर्चस्व की शुरुआती तनातनी के बातें भी बता चुकी हूँ। तब वर्चस्व की जंग जो थी वो सवर्ण जातियों के बीच ही ज़्यादा थी। पिछड़े अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर ज़्यादा मुखर होकर आवाज़ नहीं उठा रहे थे। देश में पिछड़ों की बात रखने वाला कोई बड़ा नेता नहीं था। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी परिस्थितियां रही जिनमें पिछड़ों की बात करने वाले नेता जातियों के जोड़ तोड़ के जरिए सत्ता हासिल करने का सपना देखने लगे। समाज में गरीब अमीर की खाई पाटने की बात करने वाले नेता जातीय गोलबंदी के गणित में पिछड़ों को बेहतरी का सपना दिखाने लगे। बिहार से यूपी तक, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक कैसे जाति की राजनीति ने सत्ता समीकरण और समाज शास्त्र बदला, ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम जाति का तंत्र वोट का मंत्र में। आजादी के बाद कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। विचारधारा के आधार पर कांग्रेस को हराना विरोधियों के लिए नामुमकिन था, जिसकी गवाही साल 1952, 57 और 62 के लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे दे रहे थे। उस दौर में कांग्रेस पर एक ओर मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगता था, तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों को भी कोई खास कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा खुद को हिंदू नेशनलिस्ट के तौर पर पेश कर रही थी, तो इंडियन मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल सिख के हक हकूक की बात जोर शोर से कर रहा था। उधर तमिलनाडु की सियासी फिजा में पहले ही ब्राह्मण वर्चस्व को चुनौती देने के लिए दूसरी पार्टियां एकजुट हो चुकी थी। हालांकि वहां की वनियार जाति के वोटों को जोड़ने के लिए तमिलनाडु टॉयलर्स पार्टी हाथ पैर मार रही थी। शोषितों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चुनावी अखाड़े में तो थी, लेकिन उनकी पार्टी को कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राहें भी अलग हो चुकी थी। देश की आर्थिक तरक्की को लेकर दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग था। सोशलिस्ट लोहिया भारत के संदर्भ में कम्युनिस्टों की सोच से भी अलग खड़े थे। उनकी समझ में एक बात अच्छी तरह आ चुकी थी कि बगैर पिछड़ी जातियों को एकजुट किए कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना मुश्किल है। ऐसे में 1960 के दशक में ही डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के नाम पर विपक्षियों को कांग्रेस के खिलाफ एकजुट करने का प्रयोग शुरू कर दिया। ब्रिटिश इंडिया का किंग्सवे आजादी के बाद राजपथ में बदला। अब इसे पूरी दुनिया कर्तव्य पथ के नाम से जानती है। आजादी के बाद सत्ता में हिस्सेदारी के लिए सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और हिंदुत्ववादी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रयास कर रही थीं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस का विकल्प नहीं बन पा रही थी। कांग्रेस को साल 1952 में 45%, 1957 में 47.78% और 1962 में 44.72% वोट मिले थे। इन तीनों ही चुनावों में कांग्रेस को करीब 3/4 सीटें मिलती रहीं। आजाद भारत में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश करने वाली पार्टियों के दिग्गजों ने हिसाब लगाया कि उनके वोट आपस में बट जाते हैं। ऐसे में चुनावी राजनीति में कामयाबी के लिए विरोधियों का आपस में गठबंधन और भारत के सामाजिक समीकरणों के बीच से नया वोट बैंक गढ़ने का प्रयोग शुरू हुआ।
आरक्षण और जाति के जोड़ तोड़ में संभावनाओं की तलाश होने लगी। पहली बार विपक्षी दलों को लगा कि वो भी मैदान में आ सकते हैं, लेकिन विपक्षी या छोटे छोटे जो दल थे उनको ये सोचना पड़ता था कि वो कांग्रेस के विरोध में क्या चीज़ एजेंडा लेके जाएं। तो इसलिए उन्होंने फिर जातीयता को पकड़ा और एक एक जाति को राज्यवार आइडेंटिफिकेशन किया ऐसे दलों ने, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, और अपनी राजनीति को जाति आधार पर उन्होंने चलाने की कोशिश की और फिर कालांतर में उसी जाति आधार पर राजनीतिक दलों का एक आधार बना और राजनीतिक दल बने। जो आरक्षण दिया गया उसमें उस टाइम भी अंबेडकर का व्यू भी ये था कि इनको 10 साल तक आरक्षण दिया जाए। उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि सोसाइटी उनको अपनी बराबरी का दर्जा दे देगी। वो ये फैक्ट है कि 10 साल में तो नहीं हुआ, तो उसको एक्सटेंड किया गया, 20 साल हो गए। उसके बाद फर्दर, अब आप सोचिए, उसके बाद तो अंबेडकर थे नहीं, राजनीतिक पार्टियों ने उसको बना लिया एक टूल अपनी वोट पॉलिटिक्स के लिए। 1962 के लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों से एक बात डॉक्टर लोहिया को समझ में अच्छी तरह आ चुकी थी कि बगैर कुछ अलग किए देश की राजनीतिक धारा नहीं बदलने वाली है। किसी एक पार्टी के लिए अपने दम पर कांग्रेस को हराना भी नामुमकिन जैसा है। ऐसे में लोहिया अलग अलग वैचारिक खांचों में बटी पार्टियों को एकजुट करने के मिशन में जुट गए। साल 1963 में लोकसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव की घंटी बजी, जिसमें गुजरात के राजकोट, यूपी की अमरोहा, जौनपुर और फर्रुखाबाद सीट थी। वैचारिक विरोधाभासों को किनारे रखते हुए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ ने आपस में हाथ मिला लिया। स्वतंत्र पार्टी के मीनू मसानी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जीबी कृपलानी, जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय और खुद लोहिया चुनावी अखाड़े में उतरे। चारों पार्टियों की साझा ताकत और सामाजिक समीकरणों के बीच से निकले वोट बैंक की ताकत ही थी जिसमें मीनू मसानी, जीबी कृपलानी और राम मनोहर लोहिया ने चुनाव जीता। 1963 के उपचुनावों ने लोहिया को सत्ता हासिल करने का एक नया रास्ता दिखा दिया। अब वो पूरी ताकत के साथ पिछड़ी जातियों की गोलबंदी के मिशन में जुट गए। लोहिया का गमई और फक्कड़ अंदाज उस दौर के नौजवानों को बहुत पसंद आता था, खासकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवाओं को। देश में तेजी से बदल रहे कालचक्र और व्यवस्था परिवर्तन की सियासी कोशिश में लोहिया के समाजवाद में जाति अहम होती जा रही थी। लोहिया को यूपी बिहार के सामाजिक समीकरणों और पिछड़ों की राजनीति के रास्ते सत्ता का रास्ता भी दिखने लगा था। वो साल 1965 का था। देश को आज़ाद हुए 18 साल हो चुके थे, लेकिन लोगों के सपने दम तोड़ने लगे थे। भारत के लोग 2 बड़ा युद्ध भी देख चुके थे, चीन के खिलाफ 1962 की जंग और पाकिस्तान के खिलाफ 65 की लड़ाई। लोगों का सामना नई चुनौतियों से हो रहा था। एक ओर अनाज की कमी तो दूसरी ओर कमर तोड़ महंगाई। बिहार में जातीय गोलबंदी के आधार पर सत्ता के लिए खींचतान जारी था। किसी को समर्थन देने से लेकर वोट हासिल करने में जाति एक तरह से धूरी की भूमिका में थी। तब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे केबी सहाय, जिनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। ऐसे में राम मनोहर लोहिया को बिहार में राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए बड़ा मौका मिल गया। बिहार में महंगाई, भ्रष्टाचार, अनाज की कमी और कॉलेज में पढ़ाई महंगी होने से लोग पहले ही बेहाल थे। कांग्रेस की पूरी ताकत अपनों को ही संभालने में लगी थी। इस दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी संसोपा एक बड़े पावर हाउस के रूप में सामने आई। बिहार में संसोपा के बड़े चेहरों में से एक थे पिछड़े समुदाय से आने वाले कर्पूरी ठाकुर। राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ों को संगठित किया और उन्होंने पहली दफ़ा ये नारा दिया कि 100 में 60 पावे, मतलब कि जो 60% पावर में शेयर है वो वंचितों का है, दलितों का है, पिछड़ों का है। लोहिया इस 60% में उनको भी
इंक्लूड करते थे, जो अगड़ी जाति के गरीब वर्ग के लोग थे और महिलाओं को। उनका मानना था कि ये लोग भी मेन स्ट्रीम से पिछड़े हुए लोग हैं और इनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न की ज़रूरत है। तो उनका ये अपील जो है पिछड़ों को काफ़ी हद तक अट्रैक्ट किया। डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के इस मुहिम ने सूबे के गरीब और पिछड़ी जातियों के नौजवानों की आंखों में एक नई चमक पैदा की। ऐसे में कुछ महीनों के भीतर ही सूबे में कांग्रेस के मजबूत विकल्प के रूप में संसोपा आने लगी। लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की हवा को तूफान में बदल दिया और बिहार में चुनाव की घंटी बज गई। 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 318 सीटों में से 128 पर ही जीत मिली। 68 सीटें प्राप्त कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। भारतीय जनसंघ को 26 सीटों पर कामयाबी मिली। सीपीआई 24 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही। निर्दलियों का कब्जा 33 सीटों पर और 13 पर झारखंड पार्टी विजयी रही। उस समय की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने जो जिसको कहना चाहिए कि गैर अपर कास्ट की राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और पहली बार, हालांकि पहले 1967 में भी अगर हम देखें तो कांग्रेस जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई, लेकिन उसके बाद जो है जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो एसएसपी थी। और उसकी वजह से, उसका कारण बेसिकली था कि वो पिछड़ों की राजनीति वहाँ पर शुरुआत हो गई थी। कई विचारधारा वाली पार्टियों ने मिलकर साल 1967 में कांग्रेस को तो रोक दिया। नई सरकार के गठन के लिए माथापच्ची शुरू हो गई। लोहिया की सोच थी कि अगर कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए तो समाजवादी आंदोलन को ताकत मिलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अगड़ी पिछड़ी जातियों में महासंग्राम छिड़ गया। अगड़ी जातियों के विधायक चट्टान की तरह रामानंद तिवारी के साथ खड़े थे। गैर कांग्रेसवाद के नाम पहले प्रयोग को सफल बनाने के लिए आखिरकार महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री और कर्पूरी ठाकुर को उप मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी। लोहिया और कर्पूरी ठाकुर बिहार के सियासी जमीन पर एक ऐसा प्रयोग कर रहे थे जिसमें पिछड़ी जातियों को अपने लिए संभावनाओं के खिड़की दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे थे। ये जो सरकारें थीं, संविध सरकारें, इसमें वो दल शामिल थे। हालांकि महामाया प्रसाद सिन्हा भी कांग्रेस छोड़ करके आए थे, लेकिन जो बाकी दल थे जिसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस से आए हुए लोग, तो इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिला। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक म्यूजिकल चेयर बन गई जिस पर नए नए चेहरे बैठ रहे थे। इसमें से एक नाम बीपी मंडल का भी है, जो भविष्य में पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलाने में बड़ा रोल प्ले करने वाले थे। बिहार में पिछड़ी जाति के वोटर्स में नेताओं को बड़ा सियासी आसमान दिखाई दे रहा था। बिहार के ही एक मशहूर नेता जगदेव प्रसाद ने पिछड़ों के लिए 100 में 60 की जगह 90% की मांग कर डाली। राजनीति में तेजी से बदलाव और सत्ता परिवर्तन से एक फायदा भी हो रहा था। पिछड़ी जाति के लोगों में राजनीतिक जागरूकता तेजी से बढ़ रही थी, साथ ही उनकी ताकत में भी इजाफा हो रहा था। यह बिहार के सियासी प्रयोगशाला का ही कमाल था कि आजादी के 20 साल के भीतर ही एक दलित मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। 2 साल में 6 सरकारें बनी और गिरी। बिहार में जोड़ घटाव शुरू हो चुका था कि किस सीट पर किस जाति के कितने वोट हैं। कौन कौन सी जातियां मिल जाएं तो विधानसभा या संसद पहुंचने का रास्ता साफ हो सकता है। बिहार में गैर कांग्रेसवाद के पहले प्रयोग के बाद सूबे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जिस तरह से पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखने वाले नेता बैठने लगे, उससे सत्ता में सवर्ण जातियों का दम टूटने लगा। पिछड़ी जातियों के बीच सत्ता में उच्च पद हासिल करने की नई ललक पैदा हुई, जिसका पहला बड़ा असर साल 1977 में दिखा। पिछड़ी जातियों के कई युवा चेहरे संसद और विधानसभा पहुंचने में सफल हुए, जिनमें लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता भी थे। लोहिया और कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की सियासी प्रयोगशाला में जाति के केमिकल का जिस तरह से इस्तेमाल किया, उसमें अलग अलग जातियां अपने लिए सियासी आसमान तलाशने लगीं। उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ी जातियों को
गोलबंद कर लोहिया ने कांग्रेस की सियासी जमीन खिसका दी। उनकी नर्सरी से निकले मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। सूबे में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे चौधरी चरण सिंह। दरअसल उस दौर में चौधरी चरण सिंह ने जातीय गोलबंदी के आधार पर एक समीकरण बैठाने की कोशिश की, जिसका नाम दिया गया अजगर। 3 अप्रैल 1967 डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जिस छतरी को ताना था, उसकी पहली सरकार यूपी में भी बन गई। लेकिन चरण सिंह के काम करने का स्टाइल अलग था, इसलिए मतभेद होने में भी देर नहीं लगी। दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए और चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साल 1967 में ही राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया। इससे सोशलिस्टों की मुहिम को बड़ा झटका लगा। अब पिछड़ों और अगड़ों की गोलबंदी की जगह जातियों की गोलबंदी के स्क्रिप्ट पर गुना भाग होने लगा। उस दौर में सूबे के जातीय समीकरण को देखते हुए एक ऐसा फॉर्मूला तैयार हुआ जिसकी बुनियाद पूरी तरह से जाति के जोड़ घटाव पर रखी गई थी। उसे नाम दिया गया अजगर। इस फॉर्मूला का आर्किटेक्ट चौधरी चरण सिंह को माना जाता है। अहीर यानी यादव, जाट, गुर्जर और राजपूत को एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश हुई जो पूरे यूपी में चुनाव बूथों को मैनेज कर ले। इनमें से राजपूत इकलौती ऐसी जाति है जिसकी मौजूदगी पूरे प्रदेश में है। वहीं यादव, जाट और गुर्जर जातियां कुछ खास विधानसभा क्षेत्रों में ही अपना प्रभाव रखती हैं। लेकिन अजगर फॉर्मूला पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा, क्योंकि 70 के दशक में जाट, गुर्जर और यादव ठाकुरों के वर्चस्व के खिलाफ लड़ रहे थे। चौधरी चरण सिंह ने जाट, गुर्जर और यादवों को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन राजपूत इस गोलबंदी में शामिल नहीं हुए। इंटरमीडिएरी कास्ट जो थी, जैसे अहीर, यादव, जाट, गुजर और कुर्मी, कोयरी, ये सब जब इकट्ठा हुए, जो लोहिया की गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के चलते हुए इकट्ठा हुए थे, उसी को चौधरी चरण सिंह ने अजगर का नाम दे दिया, जिसमें अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, ये अजगर का फॉर्मूला बनाया गया। लेकिन इसमें और बहुत सारी पिछड़ी जातियां थीं। चौधरी चरण सिंह और लोहिया की जो धारा थी, ये मिल करके एक राजनीतिक धारा बनी, जिसको एक तरह से सामाजिक न्याय की धारा कहा गया। और ये 1900 उसका लंबा इतिहास है, कैसे पार्टियां टूटी। पहले सोशलिस्ट पार्टी टूटी, फिर संसोबा बनी, फिर लोकदल, क्रांति दल, फिर लोकदल, भारतीय लोकदल, वो मिलते जुलते रहे। फिर जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद फिर टूटन हुई। लेकिन वो एक धारा राजनीति की रही जो राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के विचारों से प्रभावित रही। उसमें जो किसान जातियाँ थीं, उनका समर्थन, जिनको कभी अजगर कहा गया, कभी मजगर कहा गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय पहले अजगर के रूप में अहीर, जाट, गुजर, राजपूत उनको माना जाता था। उसके बाद जो है, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह आए तो उसको मजगर कहा गया, जिससे मुस्लिम भी जुड़े, तो मुस्लिम, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, इस तरह जातीय गोलबंदी होती रही। यूपी की राजनीति कई जातीय खांचों में साफ साफ बट गई। उनके क्षेत्र विशेष में नए नए नेता भी उभरने लगे। जाति के आधार पर टिकट बांटने से लेकर वोट मांगने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ने लगी। वक्त का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा था। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर एक नौजवान दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ करने का सपना देख रहा था। उनका नाम था कांशीराम, जो बाबा साहेब अम्बेडकर से बहुत प्रभावित थे। ऐसे में राम मनोहर लोहिया के पिछड़ी जातियों के गोलबंद करने के आंदोलन को चुपचाप कांशीराम आगे बढ़ाने में लग गए। शुरू में कांशीराम ने पूरे पिछड़े समाज को गोलबंद करने का फैसला किया, जिसमें सभी जातियों के गरीब लोग शामिल थे। लेकिन बाद में कांशीराम का वाम सीम सिर्फ दलितों तक सीमित हो गया। यूपी में जातीय गोलबंदी का जो प्रयोग साल 1967 में शुरू हुआ, उसकी चटक छाप 1990 के दशक में लखनऊ पॉलिटिक्स में दिखी। मुलायम सिंह यादव और मायावती के दौर में सूबे में जातिगत राजनीति और भी मजबूत हुई। यूपी के नक्शे पर कई पार्टियां बनी जिनका वजूद जाति की राजनीति पर टिका है। अब बात देश के कुछ दूसरे हिस्सों की। भारत में ब्राह्मण विरोध की राजनीति का श्री गणेश आज के तमिलनाडु और अंग्रेजों के ज़माने के मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। लेकिन साल 1967 में गैर ब्राह्मणवाद के नाम पर डीएमके ने एक ऐसी सुनामी तैयार की जिसके बाद वहां की सत्ता में दोबारा कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई।
तमिलनाडु की आबादी में ब्राह्मणों की आबादी 4% से भी कम है, लेकिन तमिल समाज में चारों ओर उनका ही वर्चस्व था। अंग्रेजों के जमाने में ही द्रविड़ आंदोलन से ब्राह्मणों को कड़ी चुनौती मिलने लगी थी। ऐसे में तमिल शुद्धिकरण आंदोलन शुरू हुआ। द्रविड़ आंदोलन के परचम को आगे बढ़ाया ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने। दक्षिण की लड़ाई ब्राह्मण बनाम अन्य, आर्य बनाम द्रविड़ में तब्दील हो गई। कभी पेरियार के साथ मजबूती से खड़े होने वालों में CN अन्नादुरई और M करुणानिधि भी हुआ करते थे, लेकिन बाद में पेरियार और अन्नादुरई की राहें जुदा हो गई और नई पार्टी बन गई DMK। द्रविड़ आंदोलन के मूल तत्वों से DMK ने कभी समझौता नहीं किया और 1967 में प्रचंड बहुमत से तमिलनाडु की सत्ता में आ गई। अन्नादुरई ने मुख्यमंत्री के तौर पर पिछड़ों के उत्थान के लिए आयोग का गठन किया। अन्नादुरई के निधन के बाद जब करुणानिधि मुख्यमंत्री बने तो साल 1971 में उन्होंने OBC आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 25% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया और SC/ST आरक्षण को 16 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। ये तमिल सियासत की बदली फिजा में शोषितों और पिछड़ों को साधने की बड़ी पहल थी। तो सभी जातियों के लोगों को मंदिरों में पुजारी बनाने की कोशिश हुई। आपको पता होगा कि 69% रिजर्वेशन जो है वो जाति आधारित रिजर्वेशन जो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के संदर्भ में हम लोगों को दिखाई देता है कि 69% रिजर्वेशन जो है वो पिछड़ों को दिया गया। तो उससे पता चलता है कि जो पिछड़ों की राजनीति है वो तमिलनाडु में कितनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी 1967 और उसके बाद भी। तमिलनाडु में भी खास जाति को साधने की कोशिश भी हुई। इस कड़ी में एक नाम आता है वनियार समुदाय का। इस समुदाय की सूबे में आबादी करीब 10% है। चिंगलपट, उत्तरी अरकोट, दक्षिण अरकोट और सलीम जिलों में तो वनियार समुदाय की आबादी करीब 25% है। वनियार समुदाय के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हवा देने की कोशिश पहले भी हो चुकी थी, लेकिन 1970 के दशक में S रामदास ने वनियार संगम की छतरी तानी और आरक्षण की मांग के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन इतना आक्रामक और लंबा चला कि साल 1989 में करुणानिधि सरकार ने अति पिछड़ा समुदाय के लिए 20% आरक्षण देने का रास्ता खोल दिया। इस कामयाबी से बम बम रामदास ने एक राजनीतिक दल बना लिया जिसे नाम दिया पट्टली मक्कल काची। तमिलनाडु में उत्तर भारत के राज्यों की तरह जातीय नेतृत्व तो उभर नहीं पाया, लेकिन वहां के राजनीतिक दलों की प्राथमिकता सूची में शोषित, पिछड़े और महिलाएं छाई रहीं। वहीं पड़ोसी सूबे कर्नाटक की राजनीति लिंगायत और वुक्कालिगा समुदाय की परिक्रमा करती आ रही है। आजादी के बाद से ही पश्चिम बंगाल की सियासत धार्मिक ध्रुवीकरण और वर्ग संघर्ष के बीच नया आकार ले रही थी। कम्युनिस्टों के बीच भी वैचारिक संघर्ष जारी था। साल 1967 में बंगाल में सत्ता समीकरण कुछ इस तरह बैठा जिसमें कम्युनिस्टों को विस्तार का मौका मिल गया। दरअसल पहली बार कॉमरेड ज्योति बसु उप मुख्यमंत्री बने थे। गोलबंदी का आधार जाति नहीं वर्ग बना। मजदूर, किसान, बटाईदार, बेघर एक ओर खड़े थे तो सूबे के जमींदार, साहूकार और कारोबारी एक ओर थे। ऐसे में CPM से ताल्लुक रखने वाले कृषक समिति ने जमींदारों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। वर्ग संघर्ष के नाम पर बंगाल की जमीन खून से लाल होने लगी। पश्चिम बंगाल में फ़र्क ये हुआ कि वहाँ जाति इसलिए हावी नहीं हो पाई कि भूमि सुधार ज्योति बसु ने किए और ख़ास करके जो ट्रेड यूनियन था और मज़दूर वर्ग था उसके बीच बड़ी चेतना पैदा हुई और वो एकजुट हुआ अपने मज़दूर हितों के नाम पर, किसान हितों के नाम पर। और देहातों में, गाँव में चूँकि लैंड रिफॉर्म्स हुए, लोगों को ज़मीनें मिली तो उसका एक इम्पैक्ट हुआ। कम्युनिस्टों ने बंगाल में जिस तरह सत्ता समीकरण बिठाया उसमें पूरी सियासत गरीब बनाम अमीर की परिक्रमा करने लगी। साल 1967 के 10 साल बाद यानी 1977 में ही कम्युनिस्ट प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल की सत्ता में आ गए। उनका सबसे बड़ा चेहरा थे ज्योति बसु। बंगाल के सत्ता में कम्युनिस्टों की विजय पताका 34 साल तक लहराती रही। ममता बनर्जी ने भी बंगाल की सियासत में जगह बनाने के लिए अपनी पार्टी की नीतियों को कम्युनिस्टों के बहुत करीब ले जाने की कोशिश की और इसी रास्ते आगे बढ़ते हुए उन्हें सत्ता हासिल करने में कामयाबी भी मिली।
ये बंगाल की राजनीति के मूल तत्व ही हैं, जिसमें क्लास की राजनीति तो होती है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों की तरह कास्ट की राजनीति हावी नहीं हो पाई है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में सियासी समीकरण बैठाने में जातियां ड्राइविंग सीट पर पहुंच चुकी थी। जातीय राजनीति की बदौलत पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले नेता संसद और विधानसभा पहुंचने लगे। बदले में पिछड़ी जातियों को आरक्षण का सुनहरा ख्वाब दिखाने का खेल जारी रहा। 1967 में पिछड़ों को अगड़ा बनाने के नाम पर जो गोलबंदी शुरू हुई, उसका पूरे भारत में असर हुआ, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कई नए चेहरे तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति का चमकदार सितारा भी बन गए। अगड़े पिछड़े की राजनीति के बीच से ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों की राजनीति ने आकार लेना शुरू किया, जिसका विस्तार 1990 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद हुआ। आरक्षण से पिछड़ी जातियों को कितना फायदा हुआ, भले ही इसका विश्लेषण हर पॉलिटिकल पंडित अपने अपने नजरिए से करते हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जात पात की राजनीति से सामाजिक और राष्ट्रीय एकजुटता का नुकसान तो होता ही रहा है। भारत भाग्य विधाता के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे भारतीय राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व से हाशिए पर पहुंचने की कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।